हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ग्रेड। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, एक बार मैं उसको कंसाइज वे में बता देता हूँ कि हम लोगों ने 1885 में सीखा था कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, है ना। कांग्रेस का क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या बेस थे उसके, और क्यों ब्रिटिश ने कांग्रेस का फॉर्मेशन अलाउ करने दिया। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में हुई इनकी, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा WC बनर्जी के बारे में। फिर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से मॉडरेटर की क्या क्या पॉलिसी थी। मॉडरेटर बेसिकली जो थे वो लॉयल टू ब्रिटिश थे, और कुल मिला के प्रेस पर बेसिकली रहते थे कि प्रेस, पब्लिक मीटिंग, है ना, इन सब पेटिशंस, पब्लिक मीटिंग, प्रेस, इन सब पर इनकी वर्किंग थी। फिर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉडरेटर की पॉलिसीज़ को माना नहीं जा रहा था, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट आए। एक्सट्रीमिस्ट का मेन ये था कि ओवर थ्रू ऑफ ब्रिटिश, ये लॉयल नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश के लिए, ये ओवर थ्रो ही चाहते थे ब्रिटिश का। और एक्सट्रीमिस्ट ने क्या कहा था कि मास का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, अगर हम लोगों को फ्रीडम चाहिए तो मास इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब क्या हुआ कि 1885 में जब ये चीज़ें हो गई, इसके बाद 1891, 1892 कई कई जगहों पे अलग अलग डिमांड होती रही। जैसे मैंने कहा कि इनकी डिमांड थी कि इंडियन इंडियन जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें इंडियन के नंबर बढ़ाओ। कई डिमांड ऐसी रखी गई, लेकिन कोई भी डिमांड सही से फुलफिल नहीं करी गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको समझ में आने लगा, मॉडरेटर को भी, है कि हमारी ब्रिटिश डिमांड नहीं मानेगा, और उनका जो सॉरी उनका जो ट्रू नेचर है वो धीरे धीरे ब्रिटिश का सामने आने लगा। मॉडरेटर को भी समझ आ गया कि हमें इनकी लॉयल्टी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी कोई स्कीम हमारे लिए लाई जा रही है। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगा कि जितने भी एजुकेशन रिलेटेड भी जो चीज़ें लाई जाती थी ना, उनको भी धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। बहुत ज़्यादा जो जो भी तुम्हारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन पर भी अपना पूरा कंट्रोल करने लगे। तो धीरे 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 ये पूरी पॉलिसीज़ ही चेंज करने लगे ब्रिटिश। पहले एजुकेशन की तरफ थोड़ा बहुत फोकस था इनका, वो धीरे धीरे वो भी रिड्यूस करने स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी काफ़ी पॉइंट थे जिनके कारण मॉडरेटर को ये आइडिया लग गया कि ब्रिटिश अब हमारे सपोर्ट में नहीं हो सकते हैं, और हमें कहीं ना कहीं इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा कि हम लोग उसको ओवरथ्रो करें। इस पर एक बहुत ही अच्छी मतलब वो थी कि जो आज के मॉडरेटर है ना, वो जो कल के एक्सट्रीमिस्ट थे वो आज के मॉडरेटर हैं, जो आज के एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कल के मॉडरेटर हैं। मतलब धीरे 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 अपनी शिफ्टिंग जरूरी थी अगर फ्रीडम हमें पानी है। हर समय ये एक्सट्रीमिस्ट नेचर जो होना चाहिए वो चेंज करना चाहिए, मॉडरेट टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू और एक्सट्रीम और एक्सट्रीम और एक्सट्रीम, ऐसे करके हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हमें फ्रीडम मिल पाएगी। तो अब ये क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट कब आने लगा कि हमारे 1896 से, बहुत फेमस है ये चीज़ कि 1896 से 1900 तक काफ़ी फेमाइन आने लगे थे। इतने ज़्यादा मतलब आने लगे कि कम से कम लाखों लोग इस समय मर गया। जिस समय जैसे अभी यहाँ पर कोरोना इस समय प्लेग चल रहा है एक तरह से महामारी के टाइम पे, उस समय बुबोनिक महामारी एक आई थी डेक्कन में, तो उस समय बहुत ज़्यादा लाखों लोग उस समय मर गया। ठीक है, तो और उस कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिला नहीं। तभी ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और फिर भी जो मॉडरेटर थे वो मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे, पीजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस के भी पार्टीशन का ये एक बेस माना जाता है 1896 से 1900, कि यहीं से एक बेस स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे, कि एक जो रहेगा वो नरम और गरम कहा जाता है हिंदी में, दैट इज फॉर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक मॉडरेट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में धीरे धीरे जितने जितने नए लोग आने लगे वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन एक्सट्रीमिस्ट को आइडिया भी लगा। पहले क्या होता था ना कि जैसे मॉडरेट थे तो मॉडरेट को ये लगता था कि जो ब्रिटिश है वो इनविंसिबल है, मतलब इनको तो हराया ही नहीं जा सकता है। लेकिन धीरे 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 कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि लोगों को ये आइडिया लगा कि नहीं, ब्रिटिश को भी हराया जा सकता है। यूरोपियन जो पावर है वो इनविंसिबल पावर्स नहीं है। वो कब कौन कौन से पॉइंट थे इनको भी तुम याद रख सकते हो, और मतलब याद क्या रखना है उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी बच्चों को आइडिया एक होना चाहिए कि जैसे 1868 के बाद जापान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन के आया।
तो उससे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि लोगों में कि हाँ, अगर जापान कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। इस बीच में बहुत ही 1868 1870 के बाद जापान एक पावर बन के आया इंडस्ट्रियल वे में। फिर उसके साथ कई कई फाइट हुई। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि 1905 में जापान ने 1905 में जापान वर्सेस रसिया, इसमें जापान को विक्ट्री मिली। जब जापान वर्सेस रशिया में जापान को विक्ट्री मिली तो उस समय इंडियन को भी लगा कि हाँ सही है, यूरोपियन इनविंसिबल नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। इसके बीच में भी कई फाइट हुई जिससे काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था इंडियन में। जैसे फाइट यूथोपियन की एक फाइट थी, बोर फाइट एक बहुत फेमस है। इस तरह की कई छोटी छोटी फाइट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइट रही और जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ, सिर्फ ये इनविंसिबल नहीं है, इनको भी अगर हम लोग एकजुट होकर चीज़ें करेंगे तो इनको भी हराया जा सकता है। और उसके साथ साथ क्या था कि ये चीज़ें तो चलो काफ़ी लोगों को पता होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि इसी टाइम पे जितने भी यंग नेशनलिस्ट थे उन पर स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं डिटेल में। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनका काफ़ी इम्पैक्ट आया। और भी थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती की तो एक तुमने बहुत सुनी होगी कि इंडिया इंडिया फॉर इंडियंस ना, तो दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही फेमस थी। तो ये काफ़ी स्लोगन फेमस हुआ था। और जितने भी यंग नेशनलिस्ट थे तो इन पहले क्या होता था ना कि जैसे मैंने बताया कि यही लगता था कि ब्रिटिश ही सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो ब्रिटिश ही बेस्ट है, वहीं पे यूरोपियन ही बेस्ट है, उन्हीं की सब चीज़ें सही हैं। तो स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने, जैसे वो अलग अलग कहा गया कि अपने वेदों को पढ़ो, जितने भी वेद हैं उनमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। कई जगहों पे बड़े बड़े स्टेज पे जाके इन्होंने स्पीचेस दी। तो उससे काफ़ी यंग नेशनलिस्ट को समझ आया कि नहीं, जो इंडियन वेद हैं, इंडियन की पुराने टाइम में जो इंडियंस थे या जो भी मतलब पुराना टाइम का रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और सिर्फ वही सुप्रीम नहीं है, हम लोग भी काफ़ी स्ट्रांग है। ये मतलब धीरे धीरे जब डेवलप हुई ना, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हम लोग ब्रिटिश को हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये नींव थी, एक बेस था ये कि हम लोग किसी तरह से आगे आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट को 1896 से 1905 तक काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और जिसके बेसिस पर उन्होंने आगे अपनी फाइट को वो रखा है। एक्सट्रीमिस्ट में जो मेन थे, एक्सट्रीमिस्ट में ये पॉइंट अभी मैं बताऊंगा, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इस पेज पे बता देता हूं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे मैंने कहा कि लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं। फिर एक और तुमने सुना होगा अरबिंदो घोष, इनका भी बहुत योगदान रहा है ना, अरबिंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्त, इन दोनों का भी, ये भी एक्सट्रीमिस्ट में थे। इनका भी विपिन चंद्र पाल, ये हम बता ही चुके हैं, लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्त, ये सब एक्सट्रीमिस्ट के न्यू थे और काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान अरबिंदो घोष की कई चीज़ों में, अरबिंदो घोष का रहा है। बाद में वो चला गया बाहर, कई स्टोरीज अरबिंदो घोष के लिए। एक छोटी सी बुक है जिसमें अरबिंदो घोष के बारे में पूरा बहुत डिटेलिंग में लिखा हुआ है। तो एक्सट्रीमिस्ट में दो तुम्हें याद रहने चाहिए, याद रह जाए तो ठीक है, अरबिंदो घोष और अश्विनी कुमार दत्ता के बारे में। अब क्या था कि जब 1803 से पहले इस समय लॉर्ड कर्जन चल रहा था। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज़ तो 7-8 साल तक रहा है और बहुत ही मतलब एक्सट्रीम पॉलिसीज़ उसकी रही थी। मतलब उसने जब बंगाल के विभाजन की, जो हम लोगों ने आज का मेनली टॉपिक रहा है कि क्यों कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरफ हम लोग मूवमेंट किया है, कैसे एक्सट्रीमिस्ट आगे बढ़े, क्या रीज़न था कि उनको कॉन्फिडेंस आया, किस किस रीज़न से जापान और रशिया के बीच में जो फाइट हो रही थी, इस बेसिस पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया था उन पर। अब पहले तो एक चीज़ समझो कि अब इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की बात कह दी। क्यों बंगाल के विभाजन की बात कही? अब बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, किसी और का विभाजन क्यों नहीं कर रहे? पार्टीशन मीन्स बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, किसी और का पार्टीशन क्यों नहीं करा जा रहा था? इसका क्या रीज़न था? जैसे मैंने कहा ना कि ज़्यादातर जितने भी मॉडरेटर थे या जितने भी आगे निकल रहे थे उसमें मैक्सिमम जो थे वो बंगाली थे।
और क्योंकि अपर मिडिल क्लास से जितने भी लोग आ रहे थे, मैक्सिमम बंगाली ही इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे थे। तो ब्रिटिश को समझ में आ रहा था कि बंगाल एक हब बन रहा है अनरेस्ट का। तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा 78 मिलियन आई थिंक समथिंग, कि इतना बड़ा है तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बंगाल को, तो उसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, जो 100% रॉन्ग नहीं था, बहुत बड़ा था उस समय पार्ट बंगाल का, तो उसको पार्टीशन करके एडमिनिस्ट्रेशन में ये रीज़न दिया जा रहा था। लेकिन उनका मेन मोटो क्या था लॉर्ड कर्जन का उस समय, कि किसी तरह से बंगाल को दो ऐसे पार्ट में बांट दिया जाए, और जैसे हिंदू मुस्लिम के बंटवारा करके किसी तरह से उनमें किसी तरह से भेदभाव ले आए हम लोग, है ना, जैसे अभी करा जाता है पॉलिटिशियंस का, वैसे ही सेम उस समय किया जा रहा था। तो उन्होंने ये रखा कि बंगाल को वो पार्टीशन हम लोग कर देंगे। तो जैसे मैंने दिखा रहा हूँ कि दो पार्ट में बंगाल को पार्टीशन करने की बात हुई, दो पार्ट में। एक तो बंगाल का, ये बंगाल दो पार्ट में, एक ईस्टर्न प्लस यहाँ पे जो असम दिख रहा है तुम्हें, ईस्टर्न प्लस असम, एक वेस्टर्न बंगाल है ना, एक ईस्टर्न और प्लस असम, और एक वेस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न के साथ साथ जो तुम्हारा था उड़ीसा प्लस बिहार, ठीक है, ये पार्ट थे इसमें दो, इसमें और इसमें पार्टीशन करने की। इसका जो कह रहे थे कि इनका जो कैपिटल रखा जाएगा दैट विल बी कोलकाता, और इसका कैपिटल जो रखा जाएगा दैट विल बी ढाका। अब यहां पर क्या था कि यहां पर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी, यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी इस पार्ट में। नाउ अंडरस्टैंड कि किस तरह से लॉर्ड कर्जन गेम खेल रहा था, कि एक तरफ उसने हिंदू वो कर दिया, एक तरफ मुस्लिम कर दिया। मुस्लिमों को क्या कहा कि तुम्हें यहाँ पर एक मुस्लिम प्रोविनेंस बनाने का मौका दिया जा रहा है, कि डेक्कन में तुम्हारा एक तरह से ये कैपिटल तुम्हारे लिए यही कैपिटल बनाया जाएगा। और बाद में अभी तुम आगे जाके जब 1905 के थोड़ा आगे हम लोग जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें वर्क भी कर गई थी इनके लिए। तभी धीरे धीरे आते हुए काफ़ी नेता तो बहुत पॉलिसीज़ लॉर्ड कर्जन अलग अलग लाया, काफ़ी नेता तो जेल में चले गए 1911 में। फिर उसको 1911 में रियलाइज़ हुआ कि शायद ज़्यादा अनरेस्ट बढ़ जाएगा, तो डिसीजन को उसने हटाया। लेकिन उससे पहले कई चीज़ें ऐसी थी जो सीखने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग वीडियोस में हम लोग सीखेंगे उसको थर्ड वीडियो में। तो बंगाल को दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया कि एक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और एक ईस्टर्न और असम में। उसका कैपिटल कराया कलकत्ता, उसका कैपिटल कराया मुस्लिम में। और उन्होंने मतलब ये कह दिया था कि किसी तरह से हम लोग हटा देंगे, ये दो पार्ट में कर दिया जाएगा। अब ये दो पार्ट में कर दिया जाएगा तो अब जो मॉडरेटर थे इस समय, अभी तक मॉडरेटरी का था ये, अभी तक मॉडरेटरी की वर्किंग चल रही थी। तो मॉडरेटर ने बहुत पिटिशंस करे, पब्लिक वो करी, गैदरिंग करी एंड सो ऑन किया, लेकिन कोई भी इंग्लिश पर जो भी लॉर्ड कर्जन था उस पर कोई भी असर इस चीज़ों का नहीं पड़ा। और पॉलिसीज टफ टू टफ पॉलिसीज वो लाता चला गया। जितनी पॉलिसीज टफ टू टफ हो सकती थी वो धीरे धीरे लाता चला गया। सॉरी, ठीक है। अब जिस समय ये पॉलिसीज़ आती गई, अब उन्होंने क्या किया कि 1903 से, नेक्स्ट पेज पे हम बता देते हैं, 1903 से 1905 तक ये टाइमलाइन भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टाइमलाइन में मॉडरेटरी रहे हैं हम, जैसे मैंने कहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बाद में 1905 के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। अभी भी एक्सट्रीमिस्ट चल रहे थे बैकग्राउंड में, वो लोग धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, लेकिन 1903 से 1905 तक जो टाइमलाइन रही है वो मॉडरेटरी की टाइमलाइन रही है। उस समय मॉडरेटर में काफ़ी एक्टिव जो पॉलिटिशियंस थे तुम्हारे के मित्रा, एस एन बासु एंड सो ऑन, सारे जितने भी थे मॉडरेटर में वो वर्किंग पे थे पूरे। अब मॉडरेटर जिस समय वर्किंग कर रहे थे, इनका मेथड वही मॉडरेटर का कि हम लोग पेटिशंस करेंगे, ये करेंगे और प्रेस पे लिखेंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई भी लॉर्ड कर्जन पे असर पड़ नहीं रहा था। उसके बाद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाए जिस पर काफ़ी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर वो लोग लाए एक स्वदेशी मूवमेंट। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि गांधी से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नहीं, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट 1903 से 1905 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट लाया गया।
अब स्वदेशी मूवमेंट जिस समय लाया गया उस समय मॉडरेटर थोड़े से इसके सपोर्ट में थे कि स्वदेशी मूवमेंट ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जैसे बाहर चलाया जा रहा है वैसे यहाँ पर भी हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे जिससे कि हमारी वर्किंग सही होगी। लेकिन मॉडरेटर का क्या था कि वो लोग अपने स्वदेशी मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक ही रखना चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि ये मूवमेंट जो भी है वो बंगाल के बाहर भी जाए। ये भी एक रीज़न था मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की लड़ाई का, जिससे सूरत जाके सेशन में ये दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या रीज़न थे इनके अलग होने के, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि इनकी पॉलिसीज़ ही पूरी अलग थी। ये लोग मास का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं कर रहे थे मॉडरेटर, वो लोग मास के इन्वॉल्वमेंट पे वो थे। तो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्होंने ये कहा कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अक्टूबर 16, ये बहुत फेमस डे है इसलिए तुम्हें याद होना चाहिए ये, अक्टूबर 16 1905 में पार्टीशन का दिन आ गया। इस समय दिन बोला गया था कि इस दिन पार्टीशन होगा। तो इस समय जिस दिन पार्टीशन का दिन आया तो उस समय यही था कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय हजारों करोड़ों की संख्या में गंगा में, ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गंगा में नहाने गए वो लोग, एक दूसरे को राखी बांधी उन्होंने, और उसके साथ साथ वंदे मातरम के सॉन्ग, वंदे मातरम और अमार बनार वो अमार सोनार बांग्ला जो इस समय तुम्हारा बांग्लादेश का वो बना हुआ है ना, उसको गाया गया। उसको मतलब हजारों लोग लाखों लोग उसको गाते हुए आगे गए, और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस दिन था अक्टूबर 16 1905। और आई होप कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है वो भी तुम्हें चलो पता होना चाहिए। अमार सोनार बांग्ला रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, हमार बोनार सॉन्ग। तो तुम्हें समझ में आया होगा कि अभी तक जैसे जैसे लॉर्ड कर्जन मॉडरेटर की बातें कोई मान नहीं रहा था, वो सब वो लोग करे जा रहे हैं, और एक्सट्रीमिस्ट इस बात के अड़ा हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट अच्छा है, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ इस मूवमेंट को हम लोगों को बाहर ले जाना है और मास को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लाना है। लेकिन मॉडरेटर जो थे अभी तक 1903 से 1905 तक मॉडरेटर ही थे, और मॉडरेट इस पक्ष में थे नहीं कि स्वदेशी मूवमेंट को हम लोग बाहर ले जाएं। इसके बाद एक सेशन आया इम्पॉर्टेंट, जो तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन है 1905 का। 1905 में अभी भी मेरठ में मीरत का सेशन, मेरठ सेशन, प्रेसिडेंट गोखले, ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 1905 में एक मेरठ सेशन हुआ जिसमें प्रेसिडेंट गोखले रहे। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें वही चीज़ कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कंडेम किया गया। लॉर्ड कर्जन बहुत ही एक्सट्रीम पॉलिसीज़ ला रहा था, उसका कंडेम्ड किया गया कि किसी तरह से इसको हटाया जाए, ये पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी सपोर्ट था जो एंटी पार्टीशन का और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। जैसे मैंने कहा कि यहीं से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 1903 से 1905 के बीच में, तो स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। इसके साथ साथ जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अब ये 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर के बीच की लड़ाई धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहेंगे, मॉडरेटर चाह रहे थे कि यहीं तक रहे, वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग बंगाल के बाहर भेजना चाह रहे थे इस मूवमेंट को, लेकिन दोनों एक दूसरे की मान नहीं रहे थे। तो इसके बाद 1906 में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आया। 1906 में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आया कि जब दादा भाई नेरोजी 1906 सेशन में, वो कलकत्ता का सेशन था 1906 सेशन में, इसमें सेल्फ गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी दी गई। जैसे मैंने कहा कि पहले तो यही था कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट रहे और उन्हीं के लिए लॉयल थे, लेकिन 1906 में फर्स्ट टाइम कोलकाता के सेशन में ये बोला गया कि सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे 1906 के सेशन में, जिसको फिर से मॉडरेटर और
एक्सट्रीमिस्ट दोनों ने सपोर्ट किया, लेकिन इनके बीच में लड़ाई वही थी कि इस समय तक तुम समझ रहे हो जब 1896 से 1906 तक कितने स्लो पेस पे चीज़ें चल रही थी, कुछ भी ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, बहुत स्लो पेस पे चीज़ें चल रही थी और एक्सट्रीमिस्ट इस चीज़ के अपोज में थे कि इतनी स्लो पेस पे अगर चीज़ें चलेंगी तो ये बंटवारा भी हो जाना है और काफ़ी चीज़ें हमारे अपोज में हो जानी है और तुम बाहर भी नहीं ले जा रहे हो इस मूवमेंट को। तो इस चक्कर में 1907 के सूरत सेशन में 1907 के सूरत के सेशन में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया और वो दोनों पार्ट थे मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट। यहां से अब कांग्रेस की 1907 में सूरत सेशन मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में बट गया। इसके बाद की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे और यहाँ के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो शायद पिक कर रहा था सेल्फ गवर्नमेंट, काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, अब बाहर ले जाने का भी ट्राई किया जा रहा था, काफ़ी जगहों पे बाहर भी चला गया, लेकिन धीरे धीरे अब लॉर्ड कर्जन ने मॉन्टेमिलो लाया, पॉलिसी लाया, है ना, एक और अभी तुम सीखोगे आगे जाके। उसके बाद 1911 में उसने ये चाल खेली कि किसी तरह से इसको बंद करते हैं, इस चीज़ को रिमूव करके हम लोग फिर से अनरेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। 1911 से 1919 तक का जो सेशन रहा, टाइम रहा है, वो बहुत ही हल्का टाइम रहा है मूवमेंट के लिए। फिर जब गांधीयन एरा स्टार्ट हुआ है तो मूवमेंट ने थोड़ा सा पेस पकड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी इस समय 1907 के बाद काफ़ी लोग जो होंगे जेल भी डाल दिए जाएंगे और उसके बाद 1914 में थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी जो मैं बताऊंगा 1914 में। फिर उसके बाद डायरेक्टली 1919 में गांधीयन एरा स्टार्ट होता है और गांधीयन एरा से धीरे धीरे फिर से पेस पकड़ना स्टार्ट करती हैं चीज़ें। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वो डिटेलिंग वाली चीज़ें थी आज के सेशन में कि क्या क्या क्यों एक्सट्रीमिस्ट और इनके बीच में क्या झगड़ा हो रहा था और किस तरह से वर्किंग, क्या क्या रीज़न थे और कहाँ से कॉन्फिडेंस मिला, किस तरह से हमारी वर्किंग हो रही थी। आई होप ये सारे पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए और कहीं भी तुम जहाँ पे तुम्हें यूज़ करना हो यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, चलो ओवर करते हैं। अब थर्ड सेशन हम लोग कल अपडेट करेंगे और थर्ड सेशन में हम लोग सीखेंगे 1905 से 1911 तक किस तरह से 14 तक बेसिकली किस तरह से स्टोरी चली थी और कौन कौन से मॉर्ले मिंटो किस तरह से वर्किंग है, क्या क्या चीज़ें लाई गई। चलो ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।